वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं एक आज अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हाइडिटी फॉर्म के बारे में। इसको हम लोग वेसिकुलर मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसका एक अदर नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइडिटी फॉर्म या फिर आप वेसिकुलर मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज या डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेजेंटा। ये एक प्रेजेंटा की एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, पार्शली डीजेनरेटिव या फिर पार्शली प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं हमारे क्रोनियक विली में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल सिस्ट का जो है वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है, जिसका साइज जो है डिफरेंट होता है। ये एक प्रकार का बेनिग्न न्यूप्लाज्म है जिसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है। यानी कि अगर ये समय रहते हुए इसको ट्रीट नहीं किया गया सो यहाँ पे वो क्या होगा, मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है हो सकता है, या फिर एक प्रकार का जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इसमें कैंसर्स भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं हाइडिटी फॉर्म या फिर वेसिकुलर मोल। ये एक प्लेजेंटा की जो है क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, जो हमारी क्रॉनिक विली होती है वहाँ पे पार्शियली डीजेनरेटिव या फिर पार्शियली प्रोफिलेरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लस्टर्स होता है सिस्ट का, वो फॉर्म होने लगते हैं और वो यूट्रस में फिल होने लगते हैं। जैसे हम सबको पता है ब्लास्टोसिस्ट में जो है क्या होता है, हमारा जो अंदर की लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो अगर किसी भी प्रकार का कुछ रॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से जो क्या होती है, जो हमारी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन प्लेजेंटा का नहीं होता है और इनर सेल मास जिसमें फीटस का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों में क्या हो रहा है, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से दोनों में ना प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रोफोब्लास्टिक में, और जो इनर सेल मास है उसमें ना फीटस फॉर्म हो रहा है। उसकी जगह फ्लूइड और ये सिस्ट क्लस्टर्स फॉर्म होना शुरू कर देते हैं, जो हमारे यूट्रस को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं फ्लूइड की वजह से। तो ये होता है हमारा हाइडिटी फॉर्म या फिर हम लोग इसको बोलते हैं गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो जो कॉजेस है अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है दैट प्रमोट इट हाइडिटी फॉर्म। तो जो रिस्क फैक्टर्स है, सबसे पहले देखते हैं प्रिवेलेंट इन टीनेज प्रेगनेंसी या फिर वुमेन जो अबव 35 ईयर्स है। अगर टीनेज प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर वुमेन जिनकी एज जो है 35 अबव है। फिर हम देखते हैं प्रिवेलेंट इन सम रेसेस, यानी कुछ ऐसी जगहों पे कुछ ऐसे रेसेस है जिनमें ये होता है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस है यहाँ पर, या फिर चाइना, इंडोनेशिया, इनमें इन रेसेस में क्या होता है, ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं फॉल्टी न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन एक मदर का है वो शुरू से ही एक फॉल्टी है, उसका इम्यून सिस्टम उसकी वजह से वीक है, तो उसके चांसेस रहते हैं कि हाइडिटी फॉर्म या फिर वास्कुलर मोल ज़्यादा उनमें चांसेस रहते हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर डिस्टर्ब मैटरनल इम्यून। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, फॉल्टी न्यूट्रिशन है, तो उसकी वजह से भी इम्यून वीक हो सकता है, या फिर जो मदर है उसका जो इम्यूनिटी है वो वीक है। मोस्टली ये देखने को मिलता है AB ब्लड ग्रुप में, क्योंकि उसमें ABO एंटीबॉडी नहीं होते, उसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि मदर में किसी भी प्रकार की जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट हो, या फिर पहले से ही उसकी हिस्ट्री रही हो वास्कुलर मोल या फिर हाइडिटी फॉर्म की। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, इसमें कौन से साइन और सिम्टम्स मोस्टली हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो अगर पेशेंट आती है तो विद द हिस्ट्री ऑफ 8 to 12 वीक्स ऑफ एमनोरिया उसमें हो रहा हो, या फिर पेशेंट जो है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो जिसमें थ्रेटेड अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस होते हैं।
ब्लड जो है उसका वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस जैसा होता है, क्योंकि जो इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया उसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स और क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, तो वास्कुलर उसमें फ्लूइड जो भर जाता है अगर वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जैसा निकलता है। फिर उसके बाद है पेशेंट कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। जो पेशेंट है वो लोअर एब्डोमिनल का कंप्लेन करता है। क्यों कंप्लेन करता है? ड्यू टू द स्ट्रेचनिंग ऑफ द यूट्रस, क्योंकि वहाँ पे जो है क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, सिस्ट फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड भी भर रहा है और वो क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है हमारे यूट्रस को, और वहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंसील्ड हैमरेज के और परफोरेशन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ उसमें यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट बिकम सिक विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। कोई ऐसा रीजन नहीं है लेकिन पेशेंट जो है बार बार सिक पड़ रहा है। इसमें जो है एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेथलेसनेस भी होती है ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर हम देखते हैं थायरोटॉक्सिक फीचर्स लाइक ट्रेमल्स और ट्रैकिकार्डिया भी देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग पीवी करते हैं तो एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया अगर ये यूट्रस है तो यहाँ पे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लेजेंटा का फॉर्मेशन, और या फिर आप बोल सकते हैं फीटस का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, उसी को हम लोग वेसिकुलर मोल, मोलर प्रेगनेंसी या फिर हाइड्रेटिफॉर्म बोलते हैं। नो हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग, जैसे कि वहाँ पे क्विकनिंग क्यों नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉर्मेशन जो है इनर सेल मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट लेयर में नहीं हुआ है। साइंस हम देखने को मिलते हैं कि इसमें फीचर्स जो है प्रेगनेंसी के एविडेंट होते हैं। जब स्टार्टिंग होता है तो सारे जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, पेशेंट बहुत इल रहता है और साथ ही साथ प्री इक्लैम्सिया भी देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग तो सबसे पहले जो है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो यूट्रस है वो अपने गेस्टेशनल वीक से ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का जो है कलेक्शन हो रहा है, जो रप्चर हो रहा है वहाँ पे वेसिकल्स में क्लस्टर्स का, सिस्ट का, उसकी वजह से जो है हमारा जो यूट्रस है वो अपनी गेस्टेशनल एज से ज़्यादा बड़ा दिखेगा और वहाँ पे स्ट्रेचनिंग होगी। सेकेंड, वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या होगा, फीटस फॉर्मेशन नहीं होगी और वो डफी सा दिखेगा, मतलब जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा फर्म रहेगा, इलास्टिक रहेगा, जिसकी वहाँ पे किसी भी प्रकार का एम्नियोटिक फ्लूइड नहीं पाया जाएगा और किसी भी प्रकार का जो फॉर्मेशन ऑफ फीटस है वो नहीं होगा। इसकी वजह से जो हमारा यूट्रस है वो काफ़ी फर्म होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पे कोई भी फीटल हार्ट साउंड या फिर क्विकनिंग की किसी भी प्रकार के कोई एविडेंस नहीं होंगे। फिर अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे जो है इंटरनल बेलॉटमेंट नहीं होगा और उसके साथ साथ जो है यूनी और बाइलेटरल एनलार्जमेंट होगा हमारी ओवरी का, साथ ही साथ में है वेसिकल्स जो है फाउंड हो सकते हैं अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, और उसी के साथ जो ओएस है हमारा वो डायलेटेड रहेगा, ब्लड क्लॉट होगा और साथ ही साथ जो वेसिकल्स वो फेल्ट होंगे इंस्टेड ऑफ मेम्ब्रेन्स। फिर हम देखते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे सीबीसी, एबीओ, आरएच टाइपिंग करेंगे देखने के लिए कि जो मदर है वो आरएच नेगेटिव तो नहीं है, अगर है तो हम एंटीडी दे सकते हैं। और सीबीसी क्योंकि इस दौरान जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हमें उस ग्रुप पता होगा तो हम जो है ब्लड का अरेंज कर सकते हैं। एलएफटी, केएफटी, थायराइड प्रोफाइल चेक करना होगा कि पेशेंट इक्लैम्सिया या प्री इक्लैम्सिया नहीं है। यूएसजी करेंगे यहाँ पे जो यूएसजी होगी वो स्नो स्टॉर्म होगी, यहाँ पे यूएसजी होगी वो स्नो स्टॉर्म होगी, यानी कि जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे तो जो यूट्रस है वहाँ पे जो क्लस्टर वो धीरे से दिखाएगा, इस प्रकार की होगी। फिर एससीजी, यहाँ पे हमें एससीजी टेस्ट करेंगे कि जो एससीजी है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब हाइड्रेटिव फॉर्म रहता है तो वहाँ पे जो एसजी है वो दुगनी तरीके से बढ़ता है। फिर एब्डोमेन का हम एक्सरे करेंगे और साथ ही साथ एक्सरे ऑफ चेस्ट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती है और एक होती है जो कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलती है। तो जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट में वो है हैमरेज,
क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, सेप्सिस इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, परफोर्मेशन ऑफ यूट्रस रहेगा, प्री इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, ये सारा हमारा रहेगा इमीडिएट में। और लेटर अगर जैसे मैंने आपको बोला कि उसे फॉलो अप नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, सो वहाँ पे क्या होता है, कोरियोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मैनेजमेंट। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, सक्शनिंग इवैक्यूएशन के द्वारा जो है यूट्रस को हम एम्प्टी करेंगे, उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, की पेशेंट एनेमिक है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे। साथ ही साथ पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे फॉर फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप, जिसमें कि आगे चल के उसे कोरियोकार्सिनोमा के चांस जो ना हो। फिर सपोर्टिव थेरेपी में हम IV देंगे और जो है उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उसको सेंड करना है फॉर ग्रुप मैचिंग, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है ब्लड। फिर हम IV और RL स्टार्ट कर देंगे और एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे फॉर इन्फेक्शन। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ग्रुप जो है A और B में डिवाइडेड है। एक में क्या होता है, जो सर्विक्स रहता है यानी कि जो पेशेंट है उसमें मोल जो है इन प्रोसेस रहता है, यानी कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे एक्सपल्शन हो रहा है। दूसरा हम पार्ट में देखते हैं ग्रुप B में जो होता है वो जो यूट्रस होता है वो इनर्ट होता है, यानी कि जब पेशेंट हमें नहीं पता है कि पहले से उसको हाइड्रेटिफॉर्म है, पेशेंट आई है, एग्जामिनेशन हुआ, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हुआ, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब हमें पता चलता है हाइड्रेटिफॉर्म के द्वारा, तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप A में अगर सर्विक्स जो है फेरेबल होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन या फिर डायलिटेशन ऑफ जो डायलिटेशन इवैक्यूएशन है उसके द्वारा हम एम्प्टी करेंगे, साथ ही साथ रिमूवल करेंगे मोल का विद द हेल्प ऑफ ओवम फॉर्सेप्स। उसके बाद हम इंजेक्शन मिथार्जिन देंगे 0.2 mg आयरन। ग्रुप B में अगर हम देखते हैं जो सर्विक्स है वो ट्यूबुलर है, क्लोज हो चुका है, यानी कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है हो रहे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लो डायलिटेशन देंगे। वहाँ पे हम लैमिनियर टेंट का यूज़ करेंगे सक्शनिंग और इवैक्यूएशन के। ये क्या होता है, एक स्टेम होता है जो कि हम इंसर्ट करते हैं सर्विक्स में और उसको थोड़ी देर तक रखते हैं। इसका काम होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ऑपरेशन से पहले अगर हमें जब पता चलता है हाइड्रेटिफॉर्म का, तो हम एक दिन पहले जो पेशेंट को एडमिट करते हैं उसके बाद वो स्टेम को इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, जितना भी वहाँ पे जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सर्जरी से पहले। तो ये हम सक्शन इवैक्यूएशन के द्वारा करते हैं। अगर इन केस हमें ये नहीं करना है तो वेजाइनली हम जो है मीजोप्रोस PGE2 का यूज़ करते हैं 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्स प्रायर टू द सर्जरी। उसके बाद हम ये देते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार का हिस्टेरेक्टोमी का इंडिकेशन मिल रहा है तो वहाँ पे क्या है इंडिकेशन कि हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी है पेशेंट की। अगर जो पेशेंट है वो 35 ईयर्स उसकी एज हो चुकी है, उससे ऊपर है, अगर पेशेंट की जो फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तब हम ये हिस्टेरेक्टोमी कर सकते थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने बात करी हाइड्रेटिफॉर्म, वेसिकुलर मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी या फिर इसको हम लोग गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।